Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 2, the end of biopolarity. इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे विश्व युद्ध 2 के ख़त्म होने के बाद यूएसए ही दुनिया में एक और यूएसएसआर ही दुनिया में 2 सुपर पावर बचती और उसके बाद उनके बीच में कैसे स्ट्रगल शुरू हुआ, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखने जा रहे हैं. सो लेट अस रीड. थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं पहले. बायोपोलर, दुनिया में 2 ही पोल बचे थे क्योंकि अलाइड फोर्सेस जीत गई थी और इसका ब्रिटेन का और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था क्योंकि वो डायरेक्ट कन्फिग्रेशन में थे जापान, इटली और जर्मनी के साथ. इस वजह से वो सुपर पावर नहीं बन पाए और 2 ही देश दुनिया में सुपर पावर को क्लेम करने के लिए रह गए थे. द फर्स्ट वन इज़ यूएसए एंड द सेकेंड वन इज़ यूएसएसआर. तो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी. बायोपोलैरिटी क्या होता है कि अब तो 2 पोल है इस वर्ल्ड के. उस वक्त जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उस वक्त 2 पोल थे, पर यूनिपोलर मीन टू से कि 2 की जगह सिर्फ 1, और वो कौन था? यूएसए जो फाइनल में बना था. वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने जा रहे हैं. सो लेट अस रीड आवर फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट इवेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूनिपोलर इज़ बेस्ड ऑन ब्रेकडाउन ऑफ वॉल ऑफ बर्लिन. बर्लिन की वॉल का टूटना. ये वेस्ट वाला हिस्सा कैपिटलिज्म के उसमें था और ईस्ट वाला किसके इसमें था? हमारा यूएसएसआर के. ईस्ट में कम्युनिज्म फॉलो होता था, वेस्ट में हमारा कैपिटलिज्म फॉलो होता था. 9 नवंबर 1989 बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन बाय इट्स पीपल एंड कम्युनिज्म एंडेड. और वहाँ पे कम्युनिज्म ख़त्म हुआ और कैपिटलिज्म जीत गया. ये पहला वो मोड़ था जहाँ से दुनिया में कम्युनिज्म का ख़त्म होना शुरू हुआ और कैपिटलिज्म का बढ़ना हुआ शुरू. द फर्स्ट इवेंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन ब्रेकडाउन ऑफ बर्लिन वॉल. द सेकेंड पॉइंट, आफ्टर सम मोर डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर बहुत सारे हिस्सों में टूट गया था. तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश उसमें से निकले थे. एंड देयर इज़ ओनली वन सुपर पावर, दैट इज़ यूएसए. दुनिया में एक ही सुपर पावर बची, वो कौन थी? हमारी यूएसए. व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. अब सोवियत सिस्टम था कैसा? लेट अस रीड. यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूएसएसआर को क्या बोला जाता था? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. सोवियत यूनियन फ्रॉम ड्यूरिंग रशियन रिवोल्यूशन 1970 से ही वो सोवियत यूनियन बना था क्योंकि जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो उनके साथ आए और उनके साथ मिलकर उन्होंने यूएसएसआर को बनाया. सोवियत यूनियन फॉलोज कम्युनिज्म. सोवियत यूनियन के यहाँ किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था? कम्युनिज्म को. दीज आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म. लाइक कम्युनिज्म के अंदर क्या होता है? सारी पावर्स, पूरा देश किसके द्वारा कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट के द्वारा, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट, पूरे देश के अंदर बस एक ही पार्टी डोमिनेट करती है जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर के अंदर. और सोशलिस्ट ब्लॉक बना कैसे था? बहुत सारे स्टेट को आपस में मिला के. कौन से पैक्ट के तहत? वार्सोवा पैक्ट, जो पोलैंड के अंदर हुआ था. और इन सब स्टेट्स ने भी किस आइडियोलॉजी को माना? कम्युनिज्म को इन्होंने फॉलो किया. सोवियत यूनियन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ वेरी मच डेवलप्ड. सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो टूटा? वो हम आगे देखेंगे. इकोनॉमिक फीचर ऑफ यूएसएसआर, इट हैड अ गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील मशीनरी. यूएसएसआर के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे बड़ी क्वांटिटी में, जिससे वो उस अपने अलायंस देशों को जो उन्होंने वार्सोवा पैक्ट के तहत बनाया था उन देशों को वो सपोर्ट कर सकते थे. ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्ट्स इट्स रिमोट एरिया. और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ज़रिए वो अपने रूरल एरिया या बैकवर्ड एरिया से भी जुड़े रहते थे. इट हैड डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार. उनके देश के अंदर ही सब कुछ बन जाता था, उनको बाहर से मंगाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी. एंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और लोगों को भोजन, कपड़ा, मकान ये मिलता रहे, ये यूएसएसआर की सरकार की जिम्मेदारी थी. मतलब अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है इन चीज़ों को पाने के लिए तो यूएसएसआर की सरकार उसके लिए उसको ये चीज़ें गेन करवाएंगी. बेरोज़गारी नहीं थी यूएसएसआर के अंदर. और स्टेट ओनरशिप, हर जगह स्टेट की ही क्या चलती थी? सरकार की ही पावर्स डोमिनेट करती थी. ये था इकोनॉमिक सिस्टम यूएसएसआर का. पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था यूएसएसआर का? ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन. रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिटीजन, स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी. राइट, पूरे देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे सिटीजन्स के लिए, और कौन बनाती थी उसको? स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी.
नो डेमोक्रेसी, वहाँ पे कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी क्योंकि कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म के अंदर हर चीज़ किसके द्वारा ऑनर की जाती है, स्टेट के द्वारा। ना लोगों को बोलने की स्वतंत्रता थी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, पर यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी हैड अ टाइट कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड वाज अनअकाउंटेबल टू पीपल एंड सोसाइटी। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश पे कंट्रोल था और वो किसी के भी प्रति जवाबदेही अपनी ज़रूरी नहीं समझती थी। जो उनके मन में आता था वो करते थे कम्युनिस्ट पार्टी वाले रशिया के। दिस कॉज ह्यूज करप्शन एंड लीडर। अब जब आदमी को ये लगेगा कि उसको किसी को जवाब नहीं देना है और वो अपनी मनमर्जी का कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, करप्टेड बनेगा। सेम ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुआ रशिया यूएसएसआर के अंदर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की वहाँ पे, ताकि क्या हो सके, लोगों की आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिकल पॉलिटिकल स्थिति यूएसएसआर के अंदर सुधारी जा सके। द कम्युनिस्ट पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक दैट फॉर्म्ड द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर। जो देशों ने ये कहा था ना कि हम अपने अफेयर्स खुद, मतलब कि अपने इंटरनल मामले खुद संभालना चाहते हैं, यूएसएसआर ने मानने से मना कर दिया। ये दूसरा पॉइंट है। देखो, जब एक तुम्हारे अलायंस के देश तुमसे ये कहेंगे कि हमें अलग होना है या हमें अपने ऊपर स्वराज करना है, सॉवरेन बनना, और कम्युनिस्ट पार्टी ये कह रही है कि नहीं, सब कुछ हमारे पावर में रहेगा, उन्हें अपना खतरा था कि अगर हमने इनको आज़ादी दे दी, ये कहीं कल को हमारे ही खिलाफ प्रोटेस्ट ना कर लें। तो याद रखना, यूएसएसआर 15 स्टेट से मिलके बना है, 1+14, 1 हमारा रशिया और सोवियत यूनियन। ऑन प्रॉपर पेपर दीज ऑल आर इक्वल, बट मोस्टली किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता था, रशिया के। तो रशिया 1+14। आर्म रेस प्लस मिलिट्री रेस थी इसकी यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर इज लैग्ड बिहाइंड, क्यों रह गया था पीछे, क्योंकि यूएसए की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए वो सुपर पावर बनने, यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से। यूएसएसआर इज लैग्ड बिहाइंड फ्रॉम यूएसए इन इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएसएसआर यूएसए से पीछे था। यूएसएसआर इज लैग्ड इन फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ इट्स सिटीजन, अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था यूएसएसआर। आफ्टर सोवियत यूनियन इन्वेजन इन अफगानिस्तान इन 1979 यूएसएसआर बिकम टू वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स लिख लीजिएगा आप यहाँ पे एक शब्द, कंज्यूमर गुड्स की क्या हो रही थी, क्वांटिटी घटती जा रही थी। इवन कंज्यूमर भी डिक्लाइनड हो रहे थे। इंपोर्ट राइजेज, और दूसरे देशों से सामान मंगाया जा रहा था। सोवियत यूनियन इकोनॉमिक सिस्टम स्टार्टेड टू बी फ्लैटर एंड इन 1970s इट वाज स्टैग्नेंट। देश के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी और आर्थिक मंदी देश के अंदर, यूएसएसआर के अंदर आ गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पे गोरबचाव एक व्यक्ति थे जिन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, और फिर यही वो परिणाम हुआ कि रशिया का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ। सो लेट अस रीड। गोरबचाव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ही सोट टू रिफॉर्म द सिस्टम, उन्होंने सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करी। ही थॉट दैट रिफॉर्म वर नेसेसरी, उन्होंने सोचा कि रिफॉर्म देश के अंदर लाना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। कीप द यूएसएसआर नोन अबाउट द टेक्नोलॉजिकल, और वो यूएसएसआर को, जो यूएसए इतना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप होती जा रही थी, यूएसएसआर को भी वो डेवलप्ड देखना चाहते थे। ही वांटेड टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन विद इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड वांटेड टू मेक रशिया यानी सोवियत यूनियन डेमोक्रेटिक नेशन, और वो यूएसएसआर को क्या बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक। अब एक देश जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है वो डेमोक्रेटिक बन सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गोरबचाव रिफॉर्म हैव सम अदर इफेक्ट, पर उनका परिणाम क्या निकला, बहुत ही उल्टा निकला, और वो हम देखने जा रहे हैं। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टिंग प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत यूनियन दैट दे डोंट वांट कम्युनिस्ट सिस्टम। ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी, आपको ये शब्द याद रखना है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इन देश के नागरिक अपने देश के अंदर कम्युनिस्ट सिस्टम को नहीं चाहते थे। सोवियत यूनियन का क्या हुआ, क्राइसिस ऑफ सोवियत इकोनॉमी हैव मार्क्ड डिसइंटीग्रेशन फास्टर, और जो ये टूटने की प्रथा थी ये और ज़्यादा तेज हो गई।
डेमोक्रेटिक सिस्टम हैव बीन अपोज्ड बाय करप्ट अपोजिशन लीडर। जो करप्ट अपोजिशन लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने इसका अपोजिशन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के अंदर आ गई तो फिर वो करप्शन कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो किसी के पर, लोकतंत्र में तो हर कोई अकाउंटेबल होता है, पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया तो USSR तो किसी के भी प्रति वो नहीं थी अकाउंटेबल। अ मिलिट्री कूप टुक प्लेस इन 1991 एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक मिलिट्री का दस्ता भेजा गया। पीपल हैव टेस्टेड द फ्रीडम। अब लोगों को तो आज़ादी का स्वाद मिल गया था एक बार, अब वो इसको नहीं मानने वाले थे कि दोबारा से उनके ऊपर कम्युनिस्ट सिस्टम लागू हो। फिर आते हैं कौन? बोरिस येल्सिन, हीरो थे वो, नॉन रशियन रिपब्लिक, ठीक है। आइए, इन्होंने क्या किया? सेंट्रल एशियन कंट्रीज डिड नॉट आस्क फॉर फ्रीडम एंड वांटेड टू रिमेन विद USSR। सेंट्रल एशियन कंट्रीज आज़ादी नहीं चाहती थी और वो क्या चाहती थी? वो USSR के ही साथ बने रहना चाहती थी। बट इन 1991 देयर मेजर रिपब्लिक बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, ये तीनों आप याद रखिएगा, रब शब्द याद रखिएगा, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, रब। इन लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन, और इन बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? सोवियत यूनियन से अपने आप को घोषित कर दिया कि अब हम सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं है। याद रखना, सबसे पहले किसने किया? आपको रब, RUB, रब शब्द याद रखना है, जैसे R से रशिया, U से यूक्रेन और B से बेलारूस। इन तीनों ने क्या कहा बोरिस येल्सिन की अध्यक्षता में या नेतृत्व में कि अब हम सोवियत यूनियन को हिस्सा नहीं है और हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं। बस यहाँ से USSR का अंत शुरू हुआ। USSR डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये कंसेप्ट मैंने दूसरी वीडियो में अलग से पूरा बताया, आप ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर के पार्ट 2 में, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सरप्राइज ऑफ फॉर सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज दे डोंट वांट टू डिसइंटीग्रेट। सेंट्रल एशियन स्टेट तो अलग नहीं होना चाहते थे, पर जब उन्होंने देखा कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस अलग हो गए और वो अपना विकास कर रहे हैं, इनको लगा कि अगर हमने अपना ऐसे हम भी अलग ना हुए तो हम तो बैकवर्ड ही रह जाएंगे। इनको ये लगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है, USA, रशिया, फ्रांस, चाइना, सऊदी, जो और रशिया ने अपने पास UN सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता को अपने पास ही रखा। रशिया ने यह भी कहा कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हुई थी सोवियत यूनियन के समय में या कमिटमेंट हुई, रशिया उन्हें एक्सेप्ट करेगा और उन्हें मानता रहेगा। रशिया इज़ द ओनली न्यूक्लियर स्टेट पोस्ट सोवियत में। क्योंकि विखंडन होने से पहले सिर्फ रशिया ही एक ऐसा देश था USSR में, उन 15 देशों में से 1 जो था, और रशिया उसी के पास सिर्फ एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे और 14 के पास नहीं थे। रशिया कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद US, और US के साथ उन्होंने एक संधि करी थी, हमने देखी थी जो पिछले चैप्टर में, जो 3 हुए थे। टेस्ट बैन करा था जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन था, और एक एंटी बैलिस्टिक वाला था, वो आप देखिएगा पिछले चैप्टर की वीडियोज़ में। वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये अब हमें पढ़ना है। वीकनेस ऑफ द सोवियत यूनियंस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट लीड टू डिसइंटीग्रेशन। देश के अंदर आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही क्या हुआ? सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन और ज़्यादा तेज हो गया। इकोनॉमिक वीकनेस क्या थी रशिया के USSR के अंदर? द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन लीड टू शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर सामान, गुड्स एंड सर्विसेज की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसके कारण लोग के मनों में गुस्सा था, क्योंकि सरकार उनकी अब ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ थी और वो पब्लिकली क्वेश्चंस उठाने लोगों ने वहाँ पे शुरू कर दिए। मेन रीज़न क्या थे कि क्यों वहाँ की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी? जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि उनके पास तो इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे और बेरोजगारी भी नहीं थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, सबसे ज़्यादा तो उनका पैसा किस पे खर्च हो रहा था? मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे, जिसकी वजह से देश का खजाना खाली होता जा रहा था। अब खजाना खाली होता जा रहा है और ऐसी चीज़ पे जो नॉन प्रोडक्टिव है, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, देश क्या होगा? इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाएगा वहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट सिस्टम में यूरोप में वो अपना पैसा खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका और ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम उनके ऊपर बर्डन पड़ा। पीपल गेन्ड नॉलेज अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट, और लोगों को ये समझ आ गया था कि भाई वेस्ट तो बहुत ज़्यादा, मतलब नाटो वाले देश या अमेरिका कैपिटलिस्ट देश तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे, तो उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर हम USSR के साथ ही रहे तो हम तरक्की अपनी नहीं कर पाएंगे। डिस्पार्टीज बिटवीन द वेस्ट एंड देयर ओन सिस्टम, अब
वेस्ट के साथ भी उनके भेदभाव थे, कमियां हो गई थी, क्योंकि वेस्ट तो तरक्की करते जा रहे हैं और वो अपना पुअर होते जा रहे हैं। दे स्टार्टेड कंपेयरिंग, तो उन्होंने लोगों ने क्या करा, यूएसएसआर के लोगों ने अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया वेस्ट से, और अपने आप को जब उन्होंने पाया कि हम तो कहीं पे भी नहीं स्टैंड करते, तो फिर उन्होंने ये तय किया कि अब हम यूएसएसआर से अलग हो जाएंगे। एंड रिजल्ट दे केम टू नो अबाउट रियलिटी ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ यूएसएसआर, आखिर में आके उन्हें यूएसएसआर की बैकवर्डनेस के बारे में पता चला, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस उससे अलग हुए, फिर बाद में एशियन देश उससे, सेंट्रल एशिया के देश उससे अलग हुए। पॉलिटिकल वीकनेस इन द सोवियत यूनियन, अब पॉलिटिकल वीकनेस क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल से ज़्यादा वहाँ पे शासन किया, पर कभी भी अपने आप को अकाउंटेबल जनता के प्रति नहीं माना और करप्शन पे करप्शन फैलाते चले गए। तो अब जनता तो देखती है भाई, वो तो हिसाब लेगी। तो सेम द ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड फ्रॉम स्लो एंड स्टिफ वर्किंग सिस्टम, और वो भी जो आम आदमी था वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि देखिए जब कोई भी राजनेता गड़बड़ी करता है या करप्शन फैलाता है तो उसका फ़र्क अमीरों पे कम हो के गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट टैक्स तो उनकी जेब से निकलता है ना, और पैसे की वेस्टेज तो का बर्डन तो उन पे पड़ता है। तो इसीलिए सेम यूएसएसआर के लोग भी क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। करप्शन अपने पीक पे था और सरकार उसको एबल नहीं थी उसको सही करने के लिए। विलिंगनेस ऑफ गवर्नमेंट टू अलाउ मोर ओपननेस एंड चेंज, और सरकार अनविलिंगनेस, सरकार भी नहीं चाहती थी कि वो देश को ओपन करें, मतलब मीन से कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाएं और दूसरे देशों से फॉरेन रिलेशन बढ़ाएं। लीडर्स एंजॉय, अब नेताओं को वहाँ पे प्रिविलेज थी, जनता भूखी मर रही है और नेता मौज ले रहे थे यूएसएसआर में, तो जनता तो देखती है, वो तो हिसाब करेगी। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद देयर रूलर्स, और लोग जनता अपने शासक को भी नहीं, मतलब अपने शासक किसी को ये भी नहीं कह सकती कि हम इसके फॉलोवर्स हैं, इतने ज़्यादा वहाँ के रूलर्स करप्ट हो चुके थे। एंड गवर्नमेंट दिस लीड टू द प्रोटेस्ट, फिर क्या हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। सिटीजन वांट्स इन रिलेशन विद गोरबचाव रिफॉर्म, अब सिटीजन्स ने क्या किया, इसका गोरबचाव रिफॉर्म्स का मतलब उल्टा समझ लिया, और क्या हुआ वहाँ पे अब देखते हैं। उन्होंने क्या कहा कि देखो गोरबचाव ने रिफॉर्म तो बढ़िया कहा, पर उनके कामों में देरी है, वो इसको तेज़ी से नहीं ला रहे, जिससे लोग डिसअपॉइंटेड थे और इम्पेशेंट थे। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर टुक अपोजिट व्यू, दे फील दैट देयर पावर एंड प्रिविलेज वर, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को ये खतरा था कि अगर गोरबचाव के जो डेमोक्रेटिक वाले रिफॉर्म है वो लागू हो गए तो देश के अंदर कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, फिर वो करप्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी टेंशन हो रही थी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर ऑफ सॉवरेंटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग रशिया, बेलेटिक रिपब्लिक, बेलेटिक रिपब्लिक के अंदर कौन आता है, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, ठीक है, ये अनदर रीज़न है, रशिया, आप ये याद रखिएगा, रशिया, बेलेटिक रिपब्लिक, यूक्रेन एंड जॉर्जिया। इमीडिएट एंड फाइनल कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन दोनों ने तय कर लिया था कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अब डिसइंटीग्रेशन का प्रभाव क्या पड़ा, देखो अब यूएसए को फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर बनने जा रहा था और पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को अपनाने जा रही थी। फर्स्ट एंड ऑफ द कोल्ड वार कन्फ्रंट्रेशंस एंड आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि दुनिया में कम्युनिज्म चलेगा या कैपिटलिज्म चलेगा। एंड ऑफ द कन्फ्रंट्रेशन लीड टू द एंड ऑफ आर्म रेस एंड अ पॉसिबल न्यू पीस, और ये जब कन्फ्रंट्रेशन खत्म हुआ तो जो यूएसए बंदूकें और मिसाइल्स बनाने में लगा हुआ था या यूएसएसआर लगा हुआ था, वो आर्म रेस खत्म हुई और दुनिया में शांति की उम्मीद जगी, पर शांति हुई नहीं थी। ये आप तीसरे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, एंड ऑफ बायोपोलर वर्ल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी, बायोपोलैरिटी खत्म हुई दुनिया में और या तो दो यूनिपोलैरिटी यूएसए बचता सिर्फ, या फिर मल्टीपोलैरिटी हर देश अपनी संप्रभुता को खुद वो करता। पॉसिबिलिटी क्या थी, वर्ल्ड यूनिपोलर भी बन सकता था जिसमें यूएसए है सिर्फ, मल्टीपोलर में फिर कई सारे देश आ जाते जो एक दूसरे को चैलेंज करते। सो इनडायरेक्टली वॉन द कोल्ड वार, तो यूएसए आखिर में आके कोल्ड वार जीत गया, क्योंकि यूएसएसआर तो टूट गया, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। आफ्टर यूएसए बिकम सुपर पावर, जब यूएसए सुपर पावर बन गया, टू इंस्टीट्यूशंस बनाई गई यूएसए के द्वारा, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के एक और ब्रांच है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है हर साल। यूएसए बड़ी बड़ी संस्थाओं में मेजर कंट्रीब्यूटर है, फंडिंग वही करता है, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर देश वही है, 1400 लाख करोड़ का जीडीपी है उनका,
इंडिया का कितना है, 280 लाख करोड़ का, बस इसके आसपास है, वो 1400 लाख करोड़। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या था कि जो नए देश उभर रहे थे, द एंड ऑफ कोल्ड वार, कोल्ड वार की वजह से बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट कंट्रीज क्या हुए, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में बने। दीज कंट्रीज हैड देयर ओन चॉइस एंड एस्पिरेशन। अब अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब देश बने सेंट्रल एशिया में, और ईस्ट एशिया में हमने देखे ही बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया आपका, ये सब बने। हैड देयर आउन चॉइस, इनके अपने वो थे हित कि हम जो, या अपने एस्पिरेशंस थे कि हम कम्युनिज्म को फॉलो करें या कैपिटलिज्म को, ये अपने फ़ायदे देखते। तो ईस्टर्न यूरोप उस किस में टूटा, बाल्टिक रिपब्लिक, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, किसको सीधा, यूएसए को, बग शब्द आपको याद रखना है। और सेंट्रल एशिया क्या चाहता था, वो इसका एडवांटेज लेना चाहता था कि वो रशिया के साथ ही रहे, क्यों, क्योंकि वो जोग्राफिकल उनके साथ शेयर कर देते कि हम खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, रशिया ही हमारा विकास कर सकता है, वही हमें दे सकता है चीज़ें। मैनी कंट्री इमर्ज्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम, बहुत सारे देश नए बने इस इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑपरेशंस। अब ये शॉक थेरेपी क्या था, देखो अब देश टूट गए और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहते, तो यानी कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहते हैं। तो जब एक व्यक्ति, एक देश एक आइडियोलॉजी को छोड़ के दूसरी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। तो जो सेंट्रल एशिया या ईस्टर्न एशिया के देश जो टूटे थे रशिया से, यूएसएसआर से, वो अब कम्युनिज्म की जगह किसको फॉलो करना चाहते थे, कैपिटलिज्म को। इन पोस्ट कम्युनिस्ट थेरेपी, इसको क्या कहा जाता है, शॉक थेरेपी आप याद रखिएगा, कम्युनिज्म से किस में ट्रांसफ़र होने जा रहे थे, कैपिटलिज्म के। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज सोशलिस्ट सिस्टम बाय अ पेनफुल, बहुत इतना आसान नहीं होता कि पूरे देश का स्ट्रक्चर अचानक से बदल दो कि कल तक तो हम ये सारी चीज़ें सरकार के हाथ में थी, अब प्राइवेट को कर दो, ऐसा एकदम नहीं हुआ करता। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, आपको ये REC शब्द याद रखना है, रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना पैसा दे रहे थे, तो मतलब यूएसए अपना पैसा दे रहा था। अब जब यूएसए की संस्थाओं से पैसा लोगे तो फिर तो कैपिटलिज्म मानना ही पड़ेगा। सेम शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स कहीं पे रशिया में ज़्यादा है तो सेंट्रल एशिया में कम है, या ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि जो तीव्रता थी वो कहीं पे ज़्यादा थी, कहीं पे कम थी। स्पीड अमोंगस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज बट इट डायरेक्ट एंड फीचर्स वर, पर तीव्रता तो कहीं तेज़ी से कहीं थोड़ी धीरे से, पर फीचर्स सिमिलर थे। Each of these countries had to make total shift, a capitalist economy which meant rooting out and structure building during the Soviet period. कैपिटलिस्ट बनना था इनको, और जितनी भी सोवियत पीरियड कम्युनिज्म के दौरान कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी बना था, कुछ भी सिस्टम हुआ था, उस सबको ध्वस्त करना था, ख़त्म करना था। प्राइवेट ओनरशिप बिकम द डोमिनेंट पैटर्न, और देश के अंदर किसको डोमिनेट करवाना था, प्राइवेट सेक्टर को, मेन टू से कि सरकार के रोल को यहाँ पे क्या करना था, कम करना था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएट बॉट इन, और देश के अंदर, इन देशों के अंदर जो यूएसएसआर से हाल फिलहाल में ही टूटे थे, उनको अपने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को वो प्रमोट करना था और कम्युनिज्म को बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ फेंकना था। कलेक्टिव फॉर्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फॉर्म्स एंड कैपिटलिज्म इन द एग्रीकल्चर, बहुत तेज़ी से ये काम हुआ रिफॉर्म लाने का, और एग्रीकल्चर में भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे दिया। शॉक थेरेपी से देशों का एक्सटर्नल ओरिएंटेशन भी बढ़ा, मतलब बदला, देशों की अर्थव्यवस्था का बाहरी रूप में भी परिवर्तन आया। डेवलपमेंट वाज नाउ टू ब्रिंग थ्रू फ्री ट्रेड, क्योंकि देखो अब एक प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है देश के अंदर, कैपिटलिज्म ला रहे हो तो क्या होगा, वो तो डायरेक्ट है दूसरे देशों से इंटरलिंक करेगा ही अपने आप को, तभी उसका माल बिकेगा। इससे फ़ायदा ये भी था कि देश के अंदर फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आता, जब माल बिकता दूसरे देशों में तो पैसा ज़्यादा आता। सो लेट अस रीड, डेवलपमेंट वाज नाउ to bring through free trade, therefore sudden and complete change to a free trade regime was essential, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, क्यों, क्योंकि दूसरे देशों से पैसा आ रहा था, और इकोनॉमी को ओपन रखा गया, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ओपनिंग और डीरेगुलेशन हैव टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इनकी वजह से भी देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो FDI आएगा तो फिर क्या होगा, देश के पास मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, तो देश का तरक्की का लेवल बढ़ेगा।
फाइनली द ट्रांजिशन आल्सो इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमॉन्ग कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक्स, वो भी टूटनी थी। क्यों? क्योंकि देश ही बिल्कुल अलग होते जा रहे थे और देश का पैटर्न ऑफ ट्रेड भी क्या हो रहा था, बदलता जा रहा था। These setups were to be adopt the वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, और इसके जरिए किस सिस्टम को अपनाना था? कैपिटलिज्म को अपनाना था, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हो तो फिर कैपिटलिज्म को तो अपनाना पड़ेगा। वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम एंड कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकम द लीडर एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंट्स। और तो क्या हुआ था, अब यूएसए की एजेंट यानी IMF और वर्ल्ड बैंक से जब लोन लेोगे तो इन देशों को क्या होगा, उनकी माननी पड़ेगी, और उनका मतलब यूएसए की माननी पड़ेगी। तो सेम यूएसए अपने एजेंट्स की जगह अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? लार्जेस्ट गैरेज सेल, ये जो शॉक थेरेपी थी कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होना, इसकी वजह से वहाँ पे सारी सरकारी इंडस्ट्रीज जितनी भी थी कोड़ियों के भाव बेच दी गई। 90% ऑफ द स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री वर टू पुट अपॉन सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दी गई सारी सरकारी कंपनियां। द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड बाय मार्केट फोर्सेस, और प्राइवेट सेक्टर ही इसमें सब कुछ कर रहा था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था क्योंकि देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना था। देयरफॉर इट लीड टू वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर उनको डेवलप करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो भी भागीदारी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। दिस वॉज नोन एज द लार्जेस्ट गैरेज सेल, इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल कहा गया। क्यों? क्योंकि 90% से ज़्यादा जो भी सरकारी कम्युनिस्ट फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज थी, स्ट्रक्चर थे, उन सबको बेच दिया गया। पीपल वर गिवन वाउचर, लोगों को वाउचर्स दिए गए कि आप आओ नीलामी में मतलब खरीद करो। अब जिन लोगों के पास खाने को नहीं है वो नीलामी में कंपनियां खरीद देंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो टिकटें बेच के और अपने लिए पैसे इकट्ठे करे और भोजन खाया। लोगों की भी क्या गलती, उनके पास जब भोजन ही नहीं है, देश फेल हो चुका है, तो फिर वो भी क्या करें। रेगुलेशन ऑफ करेंसी, तो वैल्यू ऑफ रूबल थी रशिया की करेंसी, वो बहुत ज़्यादा गिर गई। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम एंडेड, अब कलेक्टिव तो ख़त्म, कलेक्टिव में सब एक साथ मिलके करते हैं। अब वो शुरू होने वाला था सिंगल इंडिविजुअल, जो भी जिसको डोमिनेट करता है, ट्रेडिशनल मतलब जो भी जिस पे हक है वो करे उसको। इन्फ्लेशन, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा रशिया के अंदर या इन देशों में USSR के अंदर क्या हो गए थे, बढ़ने लग गए थे। सोशल वेलफेयर तो डिक्लाइन, क्यों? क्योंकि सरकार को तो उखाड़ ही फेंका है, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव सोशल वेलफेयर थोड़ी होता है, उसका तो मोटिव मुनाफा अर्न करना होता है। द सोशल वेलफेयर सिस्टम डिक्लाइन, विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज पुश्ड लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू पुअर, तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका क्या हो गया, गरीब हो गया। अब आप देखिएगा रेलवे के टिकट पे भी 53% किराया ही लिया जाता है हम लोगों से, बाकी 47% भाड़ा रेलवे भरती है, सब्सिडाइज रेट पे मिलती है हमें टिकट भी। आप कभी पढ़िएगा, टिकट के ऊपर लिखी होती है ये बात। द मिडिल क्लास वर पुश्ड टू पेरीफेरी ऑफ द सोसाइटी, पुअर तो बाहर ही हो गए, मिडिल क्लास वाले पुअर बन गए, और जो हाई क्लास थे या तो वो दूसरी जगहों पे चल गए या फिर वो देश छोड़ के ही अलग हो गए। माफिया बढ़ने लगा, क्योंकि क्राइम तो बढ़ेगा ही, जब बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी तो क्राइम तो अपने साथ ही आएगा, लोग एक दूसरे को ही खाएंगे और क्या होगा, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो दूसरे से एक दूसरे से ही छीन के करेंगे काम। तो ये चीज़ होने लग रही थी वहाँ पर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन, सोसाइटी बट गई थी, जो लोग रिच हैं वो रिच की सोसाइटी और जो पुअर थे तो समाज दो हिस्सों में बट गया था। इग्नोरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज कंट्रीज पास्ड वेरी हैस्टली, बहुत जल्दबाजी में इन देशों के संविधान पास किए गए। ऑल द पावर लाइंग इन द हैंड ऑफ प्रेजिडेंट, और सारी पावर किसके हाथ में दे दी गई, प्रेजिडेंट के हाथ में। अब बहुत जल्दबाजी में संविधान पास हुआ है तो दिक्कत तो होगी। हमारा संविधान बहुत धीरे से बना था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो हमने जल्दबाजी नहीं करी थी। पर इन देशों ने जो हाल फिलहाल में USSR से टूटे थे ये बहुत जल्दबाजी में करी, जैसे प्रेसिडेंट एक्सरसाइज तंजानिया या इसके प्रेसिडेंट TU, ये कौन से देश थे, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को 10-10 साल की पावर दी गई थी, और इन्होंने क्या करा, अपने आप खुद से उसको 10 साल एक्सटेंड कर लिया। तो जल्दबाजी में तो फिर संविधान गलत ही बनता है।
नो जुडिशियल कल्चर इट वाज येट टू बी स्टैब्लिश, और देश में न्यायपालिका का तो नाम ही नहीं था। बताओ, अब जिस देश में न्यायपालिका नहीं है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव तो अपनी मनमर्जी से काम करेगी और लोगों पे अत्याचार भी करेगी। इकोनॉमीज़ क्या हुई, रिवाइज्ड हुई। जैसे रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूसर देश थे, और जो बाकी और देश थे उनके यहाँ से तेल पाइपलाइन गुजरती थी तो उनको रेंट मिलता था। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसे रिवाइव कर रही थी। और कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी थी जो नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पे चलती थी। तो इस तरह इकोनॉमीज़ धीरे धीरे क्या कर रही थी, उभर रही थी। टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर के जो अलायंस थे वो क्या थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, सिविल वार होने के चांस आ गए थे, दंगे तक हुए फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल और पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। क्यों? क्योंकि देखो भाई, लोगों को सबसे पहले तो नौकरी चाहिए होती है, उसके बाद उनको भोजन, बेसिक नीड्स चाहिए होती है। अब जो सरकार इन चीज़ों को प्रोवाइड करवाने में विफल हो जाएगी तो क्या होगा, वो आपस में ही लड़ेंगे। इसी तरह क्या हुआ, रशिया के अंदर दो जिले कह लो आप, चेचेनिया एंड डगेस्टन, आप ऐसे याद रखिए। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है तो उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। चेचन्या एंड डगेस्टन, ऐसे इनके अंदर क्या हुआ, ये दोनों अलग होना चाहते थे और लोगों ने विद्रोह शुरू किया। तो जो रशिया की कैपिटल थी मॉस्को, वहाँ से उनके ऊपर बमबारी गिरी गई। बताओ, अरे बम क्यों कर रहे हो, उनकी बात तो सुन लो कम से कम, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों अलग होना चाहते हैं। तो मॉस्को उनके ऊपर बम गिरा देता है और उनमें से किसी की भी डिमांड टू स्टेट्स की नहीं सुनता। फिर क्या करते हैं, ये टू स्टेट्स क्या चाहते थे, रशिया से अलग होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि रशिया इन पे ध्यान नहीं दे रहा था। आप इनके नाम याद रखिएगा, चेचन्या एंड डगेस्टन। अंडर दिस मॉस्को एक्शन, मॉस्को की बमबारी के बाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा हुआ और देश इंडिपेंडेंस, लोगों को आज़ादी वहाँ की छीन ली गई। सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, तजाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो गए, आपस में लोग लड़ने लगे। अज़रबैजान, लोकल अर्मेनियंस अर्मेनिया में जाना चाहते थे और ये इशू तो आज भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप इसके बारे में यूट्यूब पे पढ़िएगा बहुत अच्छे से, अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में क्या समस्या चल रही है। जॉर्जिया 2 प्रोविंसेस में बनना चाहता था, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहता था। यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, ये रिजीम प्रोटेस्ट, इनके यहाँ देश के अंदर ही क्या हो रहा था, लोग विद्रोह शुरू कर चुके थे। जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट कहाँ पे था, सेंट्रल एशियन कंट्री में। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वर रिच, हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा मिलता था। अब जो भी देश इनको इन्फ्लुएंस करेगा, यूएस की ऑयल कंपनी, यूएस एंड अदर ऑयल कंपनीज के बीच में कंपटीशन हो गया कि सेंट्रल एशिया को कौन इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? जो भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा उसके पास दुनिया भर का ऑयल, हाइड्रोकार्बन आएगा। आफ्टर 11 सितंबर 2001 अमेरिका वांटेड मिलिट्री बेस इन द रीजन, सेंट्रल एशिया में अमेरिका अपने मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। तो उसने बहुत ज़्यादा रेंट देने की और बेस हायर करे और लोगों और देशों को कहा कि उनको अलाउ करें अपने देश के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स प्लेन को फ्लाई करने के लिए अफ़गानिस्तान में। अब ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस था ना, ये आपको उस वाले टॉपिक में समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया और रशिया, यूएसएसआर का क्या रोल था। वो आप सेकंड वीडियो में देखिएगा इसी चैप्टर की। वेयर एज रशिया आल्सो वांटेड इट इन्फ्लुएंस, रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस चाहती थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑयल भाई किसको बुरा लगेगा, ये बात थी। चाइना के अपने इंटरेस्ट थे, वो भी चाहता था। तो क्या हो गया, चेकोस्लोवेकिया क्या हुआ, 2 हिस्सों में बटा, चेक्स एंड स्लोवेकिया, दोनों आज़ाद देश बने। अब एक था यूगोस्लेविया, ये क्या हुआ, 4 हिस्सों में टूट गया और फिर नाटो ने इस पे बमबारी कर दी। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर ये टूटता, ईस्टर्न एशिया के लोग जात के नाम पे टूटने लग रहे थे, तो क्या होता, पूरा यूरोप या जो हाल फिलहाल में यूएसएसआर और देश थे वो भी आपस में टूटने लगते। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसका संगठन था, अमेरिका का, वो यूगोस्लेविया पे क्या कर देता है, बमबारी कर देता है, जिसके कारण फिर यूगोस्लेविया 4 हिस्सों में टूट जाता है। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ठीक है। बाल्कन्स रिपब्लिक क्या था, बाल्कन्स रिपब्लिक में भी लोग आपस में एथनिक बेस पे क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, और ये वाला जो टॉपिक है ना यूगोस्लेविया वाला, 3rd चैप्टर की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो जब वो आएगा आप उसमें भी देख लीजिएगा, पूरी कहानी बताई गई है। इंडिया का अब इसमें क्या रोल था, इंडिया हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहता था रशिया के साथ। चाहे आप 1971 की लड़ाई के वक्त देख लो, हमने रशिया से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी और उनकी मदद ली थी। बॉलीवुड सॉन्ग्स रशिया में बहुत फेमस थे और शुरू से ही हमारा रशिया के ऊपर क्या था, ट्रस्ट था।
रशिया का इंडिया में इन्वेजन रशिया क्या करता था, रशिया और इंडिया के साथ मिलके दुनिया क्या करती, मतलब कहने का मतलब है ये वर्ल्ड मल्टीपोलर बना रहता, ये यूनिपोलर जो जिसमें सिर्फ यूएसए डोमिनेट करता, ऐसा कभी भी ना होता। और फिर एक दूसरे की कलेक्टिव सिक्योरिटी का हमने ध्यान रखा, रशिया ने हमारी और हमने रशिया की, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को हमने अपनाया कि हम रशिया की मदद करेंगे अगर इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी है, और रशिया भारत की मदद करेगा। इस तरह की पॉलिसीज़ हमने रशिया के प्रति अपनाई। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और रशिया के बीच में 2001 तक, जिसमें बेनिफिट्स क्या थे, कश्मीर इशू पे रशिया हमारे साथ था, एनर्जी सप्लाई में रशिया हमारी मदद करता है, इंटरनेशनल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अगर किसी के बारे में कोई जानकारी रशिया के पास है और भारत को चाहिए तो भारत को बताता है, या भारत के पास कोई जानकारी है रशिया को चाहिए तो वो, और टेररिज्म पे भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि टेररिज्म से लड़ सकें। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब जो इस सीबीएसई ने इस चैप्टर में हाल फिलहाल में जो टॉपिक्स ऐड किए हैं, अब हम वो देखते हैं एक बार। जैसे ये अरब स्प्रिंग है, या फिर हमारा मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, या फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे पार्ट 2 में। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या पॉइंट और क्लियर नहीं हुआ, या आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो प्रोनाउंसिएशन में अगर हमारे से कहीं पर मिस्टेक हुई है तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और अगर आप नोट्स कहेंगे इस चैप्टर के, वो PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम क्या कर सकें, ग्रो कर सकें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद गाइस।